हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में राजस्थान और 1857 की क्रांति देखते हैं। मतलब 1857 की क्रांति हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन ये स्पेशल जो है राजस्थान के विशेष में भी दिया गया है इस बुक में, तो आज हम इसी को कवर करेंगे। राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यकाल 1832 में अजमेर में स्थापित हुआ एवं प्रथम एजीजी लॉकेट थे। एजीजी का कार्यकाल जो है 1854 में अजमेर से माउंट आबू में हस्तांतरित हुआ था। 1857 के समय राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट एजीजी जनरल पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? एजीजी जनरल पैट्रिक लॉरेंस थे। वे विद्रोह के समय माउंट आबू में ही थे। इस समय राजपूतों में प्रमुख रियासतों के 4 पॉलिटिकल एजेंट निम्न थे। जयपुर में कर्नल ईडन, जोधपुर मारवाड़ में मैक मेसन, उदयपुर मेवाड़ में मेजर सी.एल. शावर्स एवं कोटा के मेजर बर्टन तथा भरतपुर में मोरिसन तथा सिरोही में कैप्टन जे.डी. हॉल प्रशासक के रूप में नियुक्त थे। उत्तर पश्चिम प्रांत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर काल्विन का नियंत्रण था, जिसका मुख्यालय आगरा था। अजमेर मेवाड़ का प्रशासक कमिश्नर कर्नल डिक्सन था। क्रांति के समय राजपूताने की विभिन्न रियासतों के शासक देखते हैं। मेवाड़ उदयपुर में जो थे शासक स्वरूप सिंह, मारवाड़ जोधपुर में तख्त सिंह, जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय थे, कोटा में महाराव राम सिंह द्वितीय थे। तो ये जो है यूजीसी नेट में ये नहीं पूछता है, और ये जो है आरपीएससी जो राजस्थान स्टेट के जितने भी एग्जाम है उन सब में ये पूछता है। तो जो जो राजस्थान से रिलेटेड मतलब एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय, भरतपुर जसवंत सिंह, बीकानेर सरदार सिंह, करौली मदनपाल सिंह और धौलपुर भगवंत सिंह। अजमेर की सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट कर्नेल के नेतृत्व में मेर रेजिमेंट को तैनात किया गया और डीसा यानी गुजरात से एक यूरोपीय सैनिकों की कंपनी बुलाई गई तथा जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने कुशाल राज सिद्धवी के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस समय राजस्थान में 6 प्रमुख छावनियां थी। कौन-कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। राजस्थान में अंग्रेजों का शस्त्रागार कहाँ पर था? अजमेर में। ब्यावर एवं खैरवाड़ा सैनिक छावनियों में विद्रोह में भाग नहीं लिया था। एरनपुरा में जोधपुर लीजन, खैरवाड़ा में मेवाड़ भीर कोर एवं ब्यावर में मेरवाड़ा रेजिमेंट तैनात थी। नसीराबाद की बात करें तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद यानी छावनी से होती है और सर्वप्रथम 15वीं एनआई सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह शुरू किया था जो अजमेर से आई थी। इसके बाद 30वीं एनआई सैनिक टुकड़ी भी विद्रोह में शामिल हो गई। विद्रोहियों ने सैनिक अधिकारी न्यूबेरी तथा वुड को मार डाला था। नसीराबाद से विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, जिसका वाल्टर तथा हीथकोट ने पीछा किया। नसीराबाद में तैनात मेजर प्रीचर्ट ने सिपाहियों को बागियों के विरुद्ध जो है कार्यवाही का आदेश दिया। द म्यूनिटी इन राजस्थान मेजर प्रीचर्ड ने लिखी थी। म्यूनिटी ऑफ राजस्थान मेजर प्रीचर्ड ने लिखी थी। नीमच की बात करते हैं। राजस्थान में नीमच दूसरा स्थान था जहां 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। नीमच के विद्रोही सैनिकों ने देवली की छावनी में भी क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। नीमच में क्रांति का नेतृत्व हीरा सिंह एवं मोहम्मद अली बेग ने किया था। नीमच में कर्नल एबार्ट ने हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों को वफादारी के लिए गंगा एवं कुरान की शपथ दिलाई थी। नीमच में क्रांति के दौरान फिरोज नामक हाजी ने अपने आप को मुगल बादशाह का वंशज और शहजादा घोषित किया था। किसने? फिरोज नामक हाजी ने। और अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा देते हुए मंदसौर का अधिकार दे दिया।
नीमच में बर्टन के नेतृत्व में विद्रोह दबाने सेना आई थी। नीमच में 40 अंग्रेज भागकर डुंगला गांव पहुंचे, जहां रूगा राम नामक व्यक्ति ने उन्हें शपथ दी। लेकिन जब क्रांतिकारी उसका पीछा करते हुए डुंडला गांव पहुंचे तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स ने इनको यहाँ से सुरक्षित निकालकर उदयपुर पहुंचाया, जहां महाराजा स्वरूप सिंह ने इनको जग मंदिर में ठहराया। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोही सैनिकों की सहायता की थी। अब आ जाते हैं टोंक की। टोंक के नवाब वाजिर खान ने 1857 के विद्रोह में जब अंग्रेजों का साथ दिया तो उनकी सेना के बड़े भाग ने नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। टोंक से 6000 सैनिक मुजाहिद दिल्ली पहुंचे। 1858 में जब तात्या टोपे टोंक पहुंचे तो टोंक के सामंत नसीर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे की मदद की। टोंक के नवाब की तोपों की सलामी 15 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। टोंक में विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। टोंक के नवाब को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया। अब देते हैं एरनपुरा। औवा औवा में कामेश्वर महादेव और सुगाली देवी का मंदिर विद्रोहियों का केंद्र था। एरनपुरा जोधपुर रियासत के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया था। एरनपुरा के सैनिकों ने लेफ्टिनेंट कारमोली को अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया। दिल्ली चलो मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। जब वे औवा पहुंचे तो सुगाली देवी के भक्त औवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपत ने विद्रोहियों का नेतृत्व क्या किया? स्वीकार कर लिया। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में औवा के क्रांतिकारियों ने तख्त सिंह की जोधपुर की सेना को पराजित किया। इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार अनोर सिंह एवं अंग्रेज लेफ्टिनेंट हाथी कोट मारे गए। 18 सितंबर 1857 को चौलावास के युद्ध में गोरों एवं कालों का युद्ध क्रांतिकारियों ने जोधपुर एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना एजीजी पैट्रिक लॉरेंस एवं पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन को पराजित किया। इसे औवा का युद्ध भी कहते हैं। विद्रोहियों ने जोधपुर के रेजिडेंट मैक मैसन की हत्या कर उसका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया कर औवा के किले की दीवार पर क्या कर दिया? टांग दिया। जनवरी 1858 में ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में वहां सेना आई जिसने क्रांतिकारियों का दमन किया। औवा दुर्ग को ध्वस्त कर अंग्रेज सुगाली माता की मूर्ति ले गए। कोठरिया के जागीरदार जोत सिंह एवं सलूमबर के केसरी सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी थी। कुशाल सिंह ने जो है 1860 में नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में टेलर आयोग की सिफारिश पर उन्हें रिहा कर दिया गया। कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 में उदयपुर में हुई। कोटा की बात कर लेते हैं। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा महाराज राम सिंह की 2 पलटनों ने विद्रोह कर दिया। वह कोटा रेजिमेंट मेजर बर्टन तथा उनके 2 पुत्र अंग्रेज डॉक्टर सैडलर काटम की हत्या कर दी। विद्रोहियों ने मेजर बर्टन का सिर धड़ से अलग कर पूरे शहर में घुमाया था। कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जयदयाल एवं मेहराब खां ने किया था। क्रांतिकारियों ने कोटा शासक को बंदी बना लिया था। मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में आई सेना एवं करौली की सेना ने कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। कोटा के शासक की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी। कोटा में ब्रिटिश सेना के लूटपाट एवं अत्याचार का वर्णन कवि सूर्यमल मिश्रण ने किया था। राजस्थान की क्रांति में कोटा जन विद्रोह का क्या था? एक प्रमुख केंद्र था जहां पर सभी लोगों ने क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। अन्य देखते हैं तो धौलपुर देखते हैं। धौलपुर के क्रांति का नेतृत्व हीरालाल रामचंद्र गुर्जर नेता देवा ने किया था। डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय को बर्खास्त कर वृंदावन भेजा गया था। मूलतः बीकानेर निवासी एवं ग्वालियर राजघराने में दीवान अमरचंद
बंग ठिया ने अपनी संपत्ति लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे को प्रदान की थी। बठिया क्रांति के दौरान फांसी दिए जाने वाला प्रथम राजस्थानी थे। इसी कारण इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे और दूसरा भामाशाह कहा जाता है। शाहपुरा नरेश लक्ष्मण सिंह एकमात्र शासक था जिन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। बीकानेर के शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर राजस्थान के बाहर भी अंग्रेजों की मदद की और बडलू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया था। राजस्थान के सामंत बिशन सिंह एवं शिवभान सिंह अंग्रेजों के साथ थे। तात्या टोपे और राजस्थान की बात करें तो तात्या टोपे ग्वालियर से रवाना होकर मंडलगढ़ होते हुए 8 अगस्त 1857 को सर्वप्रथम भीलवाड़ा पहुंचे थे। तात्या टोपे 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा यानी भीलवाड़ा नामक स्थान पर रावतसन की सेना से पराजित हुए। तात्या राजस्थान में दूसरी बार बांसवाड़ा पहुंचे थे। तात्या टोपे ने 21 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। जयपुर, टोंक, बूंदी, झालावाड़ में तात्या टोपे को सहयोग मिला। सीकर में 31 जनवरी 1859 को तात्या टोपे ने कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से मुकाबला किया। यह तात्या टोपे का अंतिम युद्ध था। आगे देखते हैं। इसके बाद तात्या टोपे नरवर के सामंत व मित्र मान सिंह के पास चले गए और 7 अप्रैल 1859 को मान सिंह के विश्वासघात के कारण वे पकड़े गए और 18 अप्रैल 1959 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। कैप्टन शावर्स ने उनकी आलोचना की थी। विद्रोह की असफलता के कारण तो एकता, संगठन, संसाधनों की ये सभी कमी थी। जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की और अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है विद्रोहियों की जो है विरुद्ध षड्यंत्र भी रचा था। विद्रोह सीमित था, उत्तर भारत में ही हुआ था। पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद आदि स्थानों के शासकों व बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी। सिंधिया अंग्रेजों के सर्वाधिक वफादार थे। सिंधिया ने कहा था कि अंग्रेजों के लिए भारत सुरक्षित रखें और विद्रोहियों के पास योग्य व कुशल नेतृत्व की कमी थी, जबकि अंग्रेज सेनापति अधिक कुशल थे। जॉन लॉरेंस ने कहा है, यदि विद्रोहियों के पास एक भी योग्य नेता रहता तो हम सदा के लिए हार जाते। विद्रोहियों के पास सुनियोजित योजना व भविष्य का कोई दृष्टिकोण ही नहीं था। आगे देखते हैं। राजस्थान वाला जो है वो खत्म हो गया है। तो यहाँ से जो है अब पूरा 1857 का क्या परिणाम थे और क्या इसके बारे में जो है हिस्टोरियन कहते हैं, तो ये सारा इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। लोगों के सामने अब यहाँ पे एक कोटेशन है, लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता तो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता तो क्रांति का अंत भी उतना अच्छा होता जितना कि प्रारंभ। ये वीडी सावरकर ने कहा है। व्यापारियों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी क्या रहे, तटस्थ थे। यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों का विद्रोह करते तो अंग्रेज शीघ्र क्या हो जाते, समाप्त हो जाते। डब्ल्यू.एच. रसेल निश्चित समय में पहले विद्रोह की शुरुआत हुई और यदि तय समय 31 मई 1857 को सभी स्थानों पर संग्राम प्रारंभ होता तो अंग्रेजों के लिए भारत पुनः विजय करना संभव न होता, ये मालसन ने कहा था। लेकिन 1857 के विद्रोह जो है भावी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत अवश्य रूप से बना। वह असफल होकर भी अपने उद्देश्य में क्या रहा, सफल हुआ बाद में जाके। अब विद्रोह का स्वरूप देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में अंग्रेज व राष्ट्रीय इतिहासकारों में बहुत सारा मतभेद है, क्योंकि कई कहते हैं कि 1857 रिवॉल्ट था, कोई कहता है ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस तरह की बातें, तो यही स्वरूप स्वरूप के अंतर्गत आएगा। अंग्रेज इतिहासकार जे.डब्ल्यू. के मालेसन, ट्रेविलियन, लॉरेंस सीले और पी.ई. रॉबर्ट्स होम्स ये सभी 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। कुछ समकालीन भारतीयों ने भी इस सैनिक विद्रोह ही माना, जैसे मुंशी जीवनलाल मुइनुद्दीन जो कि उस समय दिल्ली में थे।
दुर्गादास बंदोपाध्याय बरेली और सैयद अहमद खां जो कि 1857 में बिजनौर में सदर अमीन आमीन थे। इन्होंने भी जो है सैनिक विद्रोह माना है। मुइज़ुद्दीन ने 1857 की क्रांति में खंदे-गदर पुस्तक लिखी थी। आगे देखते हैं सैयद अहमद खान ने विद्रोह के कारण पुस्तक लिखी जिसका नाम असबाब बगवाते हिंद थी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट ने पूछा है। 1859 में प्रकाशित हुई और इसमें विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खां थे। 1857 की क्रांति के स्वरूप पर विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है सर सैयद अहमद खां थे जिन्होंने अपनी पुस्तक द केस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1857 में इसे सैनिक विद्रोह माना है। सर जॉन शीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और सैनिक विद्रोह था। 1857 के विद्रोह में सैनिकों व सामान्य लोगों ने भी भाग लिया था, अतः इसे केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। ये बेंजामिन डिज़राइल कहते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने कहा है, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? ब्रिटेन के बेंजामिन डिज़राइली। अंग्रेज मेमने के रूप में भेड़िया की भूमिका निभा रहे थे। ये है मालेसन का कथन। भारत पर हमारे अधिकार का उद्देश्य देश को ईसाई बनाना था, ये मेजर एडवर्ड का कथन था। मिर्जा गालिब ने 1857 के कत्लेआम के गवाह थे। उर्दू शायर मिर्जा गालिब क्रांति के समय दिल्ली में उपस्थित थे और मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ है? आगरा में। विभिन्न विचारकों के विचार देख लेते हैं। कट्टरपंथियों और धर्मांतों का ईसाई के विरुद्ध संग्राम, ये रीज ने कहा है, LER रीज ने। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, TR होम्स ने। तो ये जितने कोटेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउटरम और टेलर ने। राष्ट्रीय विद्रोह, ये तो बेंजामिन डिज़राइल ने ही, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, उस समय के प्रधानमंत्री भी थे ब्रिटेन के। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये सभी को पता होगा, वीडी सावरकर ने कहा है। पट्टाभी सीतारामैया एवं डॉक्टर एसएन सेन ने सावरकर के मत का समर्थन किया। राष्ट्रीय विप्लव यानी डॉक्टर ताराचंद, ये राष्ट्रीय विप्लव कहते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम एवं राष्ट्रीय विद्रोह, अशोक मेहता ने कहा है। और जॉन विलियम्स के ने कहा है श्वेत जाति एवं काली जाति का मध्य संघर्ष, ये जॉन विलियम का कथन था। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का एक षड्यंत्र पीई रॉबर्ट्स। आगे देखते हैं। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया अखबार में 1857 की क्रांति राजनीतिक एवं राष्ट्रीय दोनों थी। ये कौन कहता है? लाला लाजपत राय यंग इंडिया में लिखते हैं। यह विद्रोह वास्तव में एक सैनिक विद्रोह था, ये चार्ल्स राइक्स का कहना है। जन विद्रोह, जॉन ब्रूस नार्टन का कहना है। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास मालेसन का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज में लिखा कि यह एक सैन्य विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ और जन विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ईसाई मिशनरी तथा इवेंजिकल विचारधारा वाले इस विद्रोह को ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति मानते हैं। ये केवल सैनिक विद्रोह से अधिक था, परंतु यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। स्टैनले वुलपार्ट का ये कथन है। डॉक्टर एसएन सेन, जो कि ये सरकारी वो थे, इन्होंने जो है युद्ध धर्म रक्षा के लिए एक युद्ध रूप में आरंभ हुआ और इसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। यद्यपि सेन के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता की भावना लोगों में थी ही नहीं। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार तथाकथित
प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो ना तो पहला ही और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। ताराचंद, एस.बी. चौधरी और विश्वेश्वर प्रसाद ने इसे स्वतंत्रता संग्राम ही माना है और साम्यवादी नेता पूरनचंद जोशी ने विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में माना है। यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की जाती है कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था क्योंकि उस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से क्या था, एक नहीं था। अगर हम फाइनली निष्कर्ष निकालें तो 1857 का विद्रोह साम्राज्यवादी विरोधी व राष्ट्रवादी था, किंतु विद्रोहियों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। 1857 के विद्रोह के बाद में सभी विद्वान एकमत हैं कि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। 1857 के विद्रोह पर कुछ बुक्स हैं जो कि हम सबको क्या है पता होनी चाहिए। 1857 1857 एसएन सेन, द सिपोय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार, ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड द इंडियन रेनेसा, R.C. Majumdar, Theory of the Indian Community 1857 to 59, S.B. Chaudhary, Civil uh, distribu- distribu- disturbance during the British rule in India 1765 to 1857। ये है शशि भूषण चौधरी की। सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 टू 1859 शशि भूषण चौधरी की है। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर की है। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी चार्ल्स बेल की है। द लास्ट मुगल विलियम डरेलमपिल की है और अवध इन रिवॉल्ट रुद्रांशु मुखर्जी की है। पीजेंट एंड द रॉक्स एरिक स्टोक की है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क्स एंजल की है। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857 जी बी मालेसन की है। तो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछते हैं, बुक बिल्कुल याद होनी चाहिए हमको। द इंडियन म्यूनिटी इन पर्सपेक्टिव, लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉर्ज मैककम की हैं। मैकनन विलियम जॉन विलियम के 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ द सिपोई म्यूनिटी लिखी है। इसमें संशोधित कर जीबी मालेसन ने 1888 से लेके 89 में हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी 1857 से 58 लिखी है। इसके 6 खंड हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार व ताराचंद ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास लिखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में भारत सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य डॉक्टर मजूमदार को सौंपा था, लेकिन उनके द्वारा लिखित भाग का प्रारूप को सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। डॉक्टर मजूमदार 1955 में सरकारी इतिहास लेखन के कार्य से अलग हो गए और उन्होंने अपने ग्रंथ को पूरा कर स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करवाया। इसके बाद सरकार ने अब इनके जो लेखन में था, मतलब सरकार जैसा चाहती थी उस समय की गवर्नमेंट, उस तरह से इन्होंने लेखन नहीं किया था, इसलिए इनका स्वीकृत नहीं हुआ और फिर उन्होंने वहाँ से अलग हो गए और फिर अपना प्रकाशन खुद ही करा था इन्होंने। इसके बाद सरकार ने यह कार्य किसको दिया? ताराचंद को सौंपा। ताराचंद की पुस्तक सरकार ने प्रकाशित करवाई, अतः डॉक्टर ताराचंद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। ताराचंद ने भारत में राष्ट्रवाद नामक पुस्तक लिखी थी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार पूछते हैं तो याद रखिए यहाँ पर 2 सरकारी इतिहासकार हैं, एक तो ताराचंद है और दूसरे एसएन सेन हैं। एसएन सेन का जो है एग्जाम में पूछा गया है इसी सरकारी इतिहास से रिलेटेड, तो याद रखेंगे। इनकी बुक का नाम ही सिर्फ इतना ही है, 1857। इस सरकारी
इतिहास की प्रस्तावना जो है किसने लिखी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एडवर्ड जॉन थॉमसन ने 1925 में 1857 की क्रांति पर द अदर साइड ऑफ द मेडल लिखी। इसमें भारतीय दृष्टिकोण से क्रांति का मूल्यांकन किया गया है। अब देखते हैं विद्रोह का परिणाम। तो विद्रोह का परिणाम देख लेते हैं। परिणाम बहुत ही क्या था? तो 1857 चूँकि असफल हो गया था, बाद में भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा अब यहाँ पर जो कंपनी शासन कर रही थी उसका समाप्त कर देंगे। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लिया। अब शासन किसका चलेगा? ब्रिटिश क्राउन का। 1858 के अधिनियम से कंपनी के शासक को समाप्त करने का विरोध करने वाले ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव का लेखन जॉन स्टुअर्ट मिल का था। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया तथा भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया के अधीन जो है 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की। 1 नवंबर 1857 को इलाहाबाद के दरबार आयोजित कर लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1857 का जो इन्होंने पढ़ा था। आगे देखते हैं गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। मतलब अब जो कैनिंग थे वो गवर्नर जनरल अब क्या हो गए? वायसराय हो गए। वो है देसी। तो पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये देसी रियासतों के लिए क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय था और ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। विक्टोरिया घोषणा में 2 जनवरी 1859 तक आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को माफ करने की घोषणा की गई, बशर्ते वे किसी अंग्रेज की हत्या में सीधे शामिल होने के आरोपी ना हों। तो सभी को छोड़ दिया गया। अगर किसी ने उनको डायरेक्ट उसका हत्या की है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात थी। भारतीय राज्यों के विलय की नीति को त्याग दिया गया कि अब किसी भी भारतीय राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। इस नीति को यहाँ पर क्या कर दिया? रोक दिया गया। राजाओं को गोद लेने की अनुमति फिर से प्रदान कर दी। आगे देखते हैं ब्रिटिश सरकार ने लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने व प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने की नीतियां अपनाई। तो देखिए इसलिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है 1857 रिवॉल्ट, क्योंकि उसके होने से जो ब्रिटिश सरकार है उस समय की वो एक नई पॉलिसी नई नीतियां बिल्कुल लाती है ताकि उनको आगे जो है आगे का जो टाइम है 100-200 साल तक जो शासन करेंगी, वो एक अच्छे ढंग से करे ताकि कोई किसी प्रकार के जो है इस तरह के जो है विद्रोह ना हो। इस प्रकार से ये नीतियाँ अपनाती हैं। इस प्रकार जो है ब्रिटिश भारत की सरकार ने समाज सुधार से अलग रहने की नीतियाँ अपनाई। ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए 1861 को पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या और अनुपात बढ़ा दिया गया और तोपखाने अपने पास रखा। 1861 में सेना सम्मिश्रित योजना के तहत कंपनी सेना सरकार को हस्तांतरित की गई। क्रांति से पूर्व ब्रिटिश एवं भारतीय सेना का अनुपात 1:5 था। मतलब 1 जो है वो ब्रिटिश और 5 जो है वो भारतीय। अब भारतीय सैनिकों की संख्या जो है 2,33,000 एवं ब्रिटिश सैनिकों की संख्या जो है अ, 45,322 थी। क्रांति के बाद जो है भारतीय सैनिकों की संख्या 1,40,000 कर दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2, मतलब ये जो रेशियो था अनुपात था उसको क्या कर दिया? इस तरह से कर दिया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में अनुपात 1:3 रख दिया गया। विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन मुख्य रूप से गोरखा, सिख और पंजाब, मतलब जो उनके वफादार थे उसका जो है चयन मुख्य रूप से किया। 1914 में भारतीय पैदल सेना के 3/4 पंजाबी, नेपाली और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से
आते थे। चार्ल्स नेपियर ने बंगाल की सेना में उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा है। विद्रोह के दौरान हिंदू-मुस्लिम एकता के बारे में एक ब्रिटिश अधिकारी एचिसन ने लिखा कि इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते, अतः अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद फूट डालो राज करो की नीति का क्या किया? पालन किया। अब राजस्थान से देख लेते हैं। राजस्थान में अंग्रेजों ने 1835 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की। 1835 में मेवाड़ बटालियन की स्थापना की, जिसका खर्च जोधपुर और उदयपुर वहन करते थे। 1841 में मेवाड़ भीड़ कोर की स्थापना की थी। 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की तथा इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक एजीजी की नियुक्ति की और 1845 में एजीजी का कार्यालय अजमेर से माउंट आबू ले जाया गया। राजस्थान में सबसे पहली रेल लाइन जो है 1877 में आगरा और बांदीकुई के फोर्ट के बीच बिछाई गई थी। राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रतिबंध जो 1822 में बूंदी राज्य ने लगाया था। सर्वप्रथम 1834 में कोटा राज्य ने कन्या वध और गैर कानूनी घोषित किया गया था तथा 1841 में जोधपुर राज्य ने त्याग प्रथा को नियंत्रण करने के कुछ नियम बनाए थे। राजपूत समाज में प्रचति प्रचलित प्रचलित है ये कुरीतियों को मिटाने के लिए 1889 में कार्यवाहक एजीजी कर्नल वाल्टर ने अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया। राजकुमारों की शिक्षा के लिए 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की, जहां पर राजाओं के बच्चे को पढ़ाया जाएगा। 1935 में पंडित हीरालाल शास्त्री ने बनस्थली में जीवन शिक्षा कुटीर नामक महिला शिक्षण संस्था की स्थापना की। ये जो है आजकल बनस्थली विद्यापीठ नामक डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय है। 1919 में राम नारायण चौधरी ये इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान जो ये लेखक हैं इसके वो राजस्थान से, इसलिए राजस्थान विशेष करके इन्होंने जो है यहाँ पर डाला है। रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक और हरिभाई किंकर ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान में प्रथम प्रजा मंडल की स्थापना होती है। 1934 में जोधपुर में भंवरलाल सराफ ने मारवाड़ प्रजा मंडल के नाम से की। यद्यपि इससे पहले जयपुर में श्री कपूर चंद पाटिनी ने भी 1931 में एक प्रजा मंडल की स्थापना की थी, किंतु राजनीतिक गतिविधियों में इसकी भागीदारी नहीं थी। जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन 36 और 37 के बीच में ही पंडित हीरालाल शास्त्री और ये वो ही थे जिन्होंने बनस्थली विद्यापीठ की जो वुमेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया था 1935 में। जमनालाल बजाज की प्रेरणा से किया। आगे देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा का देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय यह निर्णय लिया गया कि सभी सेवाएं एक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाए और खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरी जाए, जिसमें अंग्रेजों के ज्ञान को वरीयता दी जाएगी। 1853 में अधिनियम के तहत जो है 1854 में पहली बार लंदन में भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली बार 1922 में लंदन और इलाहाबाद में एक साथ आईसीएस परीक्षा होती है। 1922 में एक साथ इलाहाबाद में भी और लंदन में भी। इसलिए जो इलाहाबाद है ना वो वहाँ पे पीसीएस वगैरह इन सब की जो है ज़्यादा तैयारी की जाती है। तो यूपी में अगर कोई पीसीएस करेगा तो इलाहाबाद जाएगा, इस तरह से है। स्टेट ड्यूटरी सिविल सेवा में प्रांतीय सरकारों की सिफारिश के बाद वायसराय और भारत सचिव की अनुमति से उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है और ये नियुक्तियां जो है सामान्यतः अच्छी सामाजिक स्थिति वाले परिवारों के युवाओं के लिए सीमित थी तथा इस सेवा का अनुपात एक वर्ष में नियुक्त सिविल सेवकों की कुल संख्या के 1/6 से ज्यादा नहीं हो सकता था। स्टेट यूटरी सिविल सेवा 1880 में प्रारंभ होती है, किंतु 1888 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब कुछ नारे यहाँ पर देख लेते हैं जो कि दिए गए हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है, आनंद मठ का है, सत्य और अहिंसा गांधी जी का है, जनगण मन ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे, वेदों की ओर लौटो
दयानंद सरस्वती, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय, करो या मरो गांधी जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सर मोहम्मद इकबाल, जय हिंद व दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, वी हैव मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीयता एक धर्म है, अरविंद घोष, हमारा हराम आराम हराम है, ये है नेहरू जी का कथन, दीन दुखियों की सेवा सच्ची ईश्वर पूजा है, ये स्वामी विवेकानंद का ये नारा था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो है बहुत सारे जन आंदोलन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।